हाय स्टूडेंट, कक्षा 9 की पिछली क्लास में मैंने आपको रसायन विज्ञान के पहले लेसन और दूसरे लेसन यानी पहला पार्ट जो हमारा द्रव्य के बारे में था, द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के बारे में था, उनकी अवस्थाओं के परिवर्तन के बारे में था, तथा दूसरा पार्ट तत्व, यौगिक और मिश्रण इनके बारे में था, जिनके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था बहुत तेज़ी से। जस्ट आपका रिवीजन करवाया था, चूँकि उसके नोट्स आपको पहले भेज दिए गए थे। अब जो आपका अगला लेसन आ रहा है, अगला पार्ट जो आ रहा है वो है अणु और परमाणु। अणु और परमाणु ये दो शब्द आपको, जाहिर सी बात है, अणु क्या होता है, अणु के बारे में अभी तक हमने क्या जाना है। अगर हम आपसे द्रव्य का अणुगतिक सिद्धांत के बारे में चर्चा करें तो किसी भी द्रव्य का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देंगे कि अणु क्या होता है और ये किस प्रकार से जो है रासायनिक संयोग करता है। तो लेकिन जो दूसरे पार्ट में एक शब्द हमारे सामने आया था जिसको हम कहते हैं यौगिक। क्या कहते हैं? यौगिक। अब ये जो यौगिक होता है, यौगिक जो होता है, ये जाहिर सी बात है दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बनता है, यानी जुड़ने से बनता है। अब दो या दो से अधिक यौगिक जुड़ेंगे, मतलब योग होगा उनका, आपस में जुड़ेंगे, और साथ ही साथ उसमें एक और चीज़ आती है परिभाषा में, वो होता है रासायनिक संयोग। क्या होता है? उसका नाम होता है रासायनिक संयोग, राइट। अब रासायनिक संयोग ये शब्द जो आया किसी भी यौगिक को बनने के लिए, ये चीज़ बहुत ही आवश्यक होती है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम किसी भी चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, जिन फैक्टों को हमें ध्यान देना पड़ता है, जो कि निर्धारित किए गए हैं किसी भी चीज़ को समझने और जानने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यौगिक जो रासायनिक संयोग शब्द है, संयोग का मतलब होता है जुड़ना। क्या मतलब होता है? जुड़ना, ठीक। और रासायनिक संयोग से जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं, ठीक। अब अगर हम आपसे बात करें कि अब ये जुड़ने के जो कुछ नियम हैं, कुछ तरीके हैं, उनको हमें जानना चाहिए। तो उसके लिए हमारे जो क्या कहते हैं रसायन विज्ञान के पिता जो हैं लैवासिए, उन्होंने ही एक नियम प्रतिपादित किया था रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर, और उसी को हम रासायनिक संयोजन नियम के रूप में जानते हैं, समझते हैं। और उन्होंने ही सबसे पहला नियम कह सकते हैं, पूरे रसायन विज्ञान का सबसे पहला नियम प्रस्तुत किया हमारे सामने, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो उससे पहले द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में हम आपको बताएं या आप जानो, उससे पहले ये जानो कि इन शब्दों का क्या मतलब है। रासायनिक संयोजन के नियम, तो रासायनिक संयोजन यानी जब दो या दो से अधिक तत्वों को जुड़ने के लिए जिस नियम का पालन करना पड़ता है, ठीक। जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक के निर्माण के लिए जिस नियम का पालन करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। यह आपकी परिभाषा भी होगी। अब रासायनिक संयोजन के नियम प्रायः जो है 5 प्रकार के अपनाए गए हैं। 5 प्रकार के नियमों का पालन जब तत्व करते हैं तो वो यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन 5 प्रकार के नियमों में जो 3 नियम हैं, यानी तीसरा, चौथा और पाँचवा, ये आपको कक्षा 9 में नहीं बताए जाएंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस से बाहर हैं। ये आपको बड़ी कक्षाओं में जब जाओगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा। लेकिन शेष जो 2 नियम हैं आपके, द्रव्यमान संरक्षण और जो स्थिर अनुपात का नियम है, ये दोनों आपको यहाँ पर बताए जाएंगे, जो कि आज मैं आपको बताऊँगा कि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है और स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम जो होते हैं, आप ध्यान से देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हेडिंग होती है उसमें ही सब कुछ छुपा होता है।
तो हेडिंग में दो चीज़ें आपको, द्रव्यमान और संरक्षण का नियम, यहाँ दो शब्द आपको मिल रहे हैं, द्रव्यमान और संरक्षण। द्रव्यमान किसी भी पदार्थ की जो द्रव्य होता है, जो उसका एक्चुअल मान होता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता, कभी बदलता नहीं है, राइट। मतलब कह सकते हैं कि वो कभी चेंज नहीं होता, वो अविनाशी होता है, ना तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। जैसे कि अगर ये चौक है तो हम चाहें कि इसका जो एक्चुअल वेट है वो हम नष्ट कर दें तो नहीं कर सकते, हम केवल इनके स्वरूपों में चेंज कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक एक्चुअल मान इसका जो है परिवर्तित नहीं कर सकते। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही चीज़ हमें समझाता है कि जो द्रव्य होता है वो अविनाशी होता है, मतलब उसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे अगर हम कोई पदार्थ होता है, हम उसका निर्माण करते हैं, ठीक है, तो अब वो पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम किसी पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसके लिए हमें कोई ना कोई पदार्थ लेना पड़ेगा, ऐसे थोड़े निर्माण हो जाता है। जैसे हम मान लो घर बनाते हैं, तो घर बनाने में हमें ईंट, पत्थर और सीमेंट, मोरंग, बहुत सी चीज़ों की, लोहे, सबकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब मिलकर क्या करता है, एक घर बनाता है। तो अब अगर घर का वेट पूछा जाए तो क्या जो जितनी ईंट ली थी, जितना था उतना ही तो एक्चुअल वेट होगा, वो कहीं भाग थोड़ा जाएगा निकल के कि चलो हमने क्या किया 10 किलो सामान लगाया और 5 किलो मिला, 5 किलो गायब हो गया, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, रहेगा तो उतना ही, अगर 10 किलो लगाएंगे 10 किलो मिलेगा। तो उसी चीज़ को अगर हम द्रव्यमान संरक्षण नियम को रासायनिक अपक्रियाओं में लेके आते हैं, जैसे कि हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो अपक्रियाओं के आधार पे अगर हम इसको आपको बताते हैं, तो अपक्रियाओं में पहली बात तो जान लो कितनी चीज़ें होती हैं। अपक्रिया जो होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अभिक्रिया, ये शब्द आपके लिए नया है अभी, ठीक है। अभिक्रिया में जो पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, जो पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, वह पदार्थ होता है, नंबर 1 अगर कहेंगे, वह उसे कहते हैं हम अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक, ठीक है। और जिस पदार्थ का निर्माण करता है, जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद, ठीक। तो ये दोनों होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। तो अब ये कहा गया कि अगर हम किसी भी पदार्थ को जितनी मात्रा में लेते हैं और उसके सापेक्ष जो पदार्थ बनता है, उन दोनों का जो द्रव्यमान होता है वो सदैव बराबर होता है। क्या होता है, सदैव बराबर होता है। जैसे मान लो हमने A और B दो अभिकारक लिए और रिएक्शन हुई और जो उत्पाद बना वो बना AB, ठीक है। तो अगर हम इनका एक्चुअल वेट देखें तो जैसे MA प्लस MB एरो MAB, ठीक। तो इनका जो मान होगा यानी MA प्लस MB बराबर MAB, समझे। मतलब अगर हम इनको देखते हैं तो ये सदैव जो इनका द्रव्यमान होगा ये क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यानी उत्पाद का और अभिकारक का द्रव्यमान सदैव आपस में बराबर होता है, ठीक। अब चलो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि कैसे होता है। ये तो आपको संकेत में बताया गया, ठीक है। M जो है वो द्रव्यमान का संकेत होता है, ठीक। तो यहाँ पर अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं हम कि हमारे पास एक हम जल बना रहे हैं, तो जल में 2H2 प्लस O2 एरो 2H2 ये हमारे सामने है, ठीक। अब 2H2 प्लस O2 2H2O, अब इनका हम द्रव्यमान निकालते हैं। अब जो इसका द्रव्यमान होता है किसका, हाइड्रोजन का, वो होता है 1। तो हाइड्रोजन की गिनती करते हैं 2 गुणे, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, ठीक, प्लस अब O2 का जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है वो 16। तो 16 ऑक्सीजन कितने हैं, कितने ऑक्सीजन हैं, तो 2 हैं, 16 गुणे 2, ठीक। एरो
अब यहाँ पे हाइड्रोजन का आपको पता है 2 गुणे 2, ठीक, कितना है 2 गुणे 2, और उसके बाद फिर आपका ये प्लस में क्या है ऑक्सीजन, ठीक। अब ऑक्सीजन है ये आपका क्या होगा, ठीक, ब्रैकेट में होगा, ठीक। तो यहाँ पर 2 प्लस और यहाँ पे क्या होगा ये 16, ठीक। अब यहाँ पे 16 2 18, 18 दूनी 36, तो यहाँ पे कितना आएगा ये 4 प्लस 32 एरो करके यहाँ पे कितना आया टोटल 36, जोड़ लेते हैं तो 36 बराबर 36, यानी दोनों का द्रव्यमान जो होता है एक ही समान आता है, यानी जो हमारा अभिकारक और उत्पाद है उनमें द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। तो द्रव्यमान में परिवर्तन ना होने की वजह से ये सिद्ध होता है कि रासायनिक अपक्रियाओं में लिए गए तत्व अभिकारक के रूप में जो प्रयुक्त होते हैं उनका द्रव्यमान तत्पश्चात किसके, अभिक्रिया के या अभिक्रिया के पश्चात बने हुए उत्पाद के द्रव्यमान से इसका मान क्या होता है, हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, यानी इनमें कोई भी परिवर्तन हमें नज़र नहीं आता, ठीक। तो अब यहाँ पे इस नियम के बारे में आपने देखा, आप अपनी बुक में ओपन करिएगा, उसमें कई सारे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं और आपको पीछे एक्सरसाइज में सवाल भी दिए गए हैं। उसमें ऐसा होगा कि आपको किन्हीं पदार्थों को क्या करेंगे, उनकी मात्रा दे देंगे, जैसे कि किसी पदार्थ को 2 पदार्थ हैं तो उनमें मात्रा बता देंगे, आपको ऐसे द्रव्यमान नहीं निकालना पड़ेगा उसमें, और जब मात्रा आपको पता चल जाएगी तो फिर आप आसानी से क्या करते हैं, आप दोनों को क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा, अपकारक को और उत्पाद को दोनों को आपस में जोड़ लीजिएगा। अगर दोनों का मान बराबर आता है तब तो आपकी रिएक्शन सही है, अगर नहीं आता है तो वह रासायनिक संयोजन के नियम का पालन नहीं कर रही है, और अगर वह रासायनिक संयोजन का नियम का पालन नहीं कर रही है तो वो किसी भी परिस्थिति में यौगिक यानी उत्पाद का निर्माण नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब अगला जो नियम है वो है आपका स्थिर अनुपात का नियम। शब्द से ही आप समझ जाइए कि स्थिर अनुपात जो है प्रायः 2 चीज़ों में निकाला जाता है, ठीक। उनकी मात्रा का निर्धारण किया जाता है, कितनी मात्रा में है। तो दूसरा नियम है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। बहुत ज़्यादा आपको मैं अंदर तक इसमें नहीं ले जाऊंगा क्योंकि मैं ये बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते, लेकिन हाँ स्थिर अनुपात का नियम जानना तो आपको ज़रूरी है क्योंकि ये सिलेबस में भी है और अच्छी तरह से जानना ज़रूरी है, ठीक। तो शब्द से स्थिर माने रुका हुआ, अनुपात यानी 2 लोगों के बीच में, ठीक। अब यहाँ पे 2 चीज़ों के बीच में कौन से 2, जाहिर सी बात है किसका, तत्व, ठीक है, चाहे किसका नाम आएगा तत्व। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो अनुपात होता है वो कहाँ निकाला जाता है। सबसे पहले ये जानो कि ये नियम आखिरकार फॉलो कैसे होगा, ठीक। तो फॉलो होने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, जैसे कि हम इसको, आप शब्द से इस पे मत जाइए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई पदार्थ बनता है, ठीक, तो कोई पदार्थ बनता है तो उसमें मान लो जैसे जल बना H2O, ठीक, H2O बना, राइट। अब H2O को बनाने में क्या क्या ज़रूरत पड़ी, H2O को बनाने में हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ी और ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ी और ऑक्सीजन, यानी 2 परमाणुओं यानी 2 तत्वों की आवश्यकता पड़ी। तो जब भी हम प्रकृति में कोई भी पदार्थ बनाते हैं, यानी कोई भी, ठीक है, कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ अगर हम उसे क्रिएट करेंगे, हम पदार्थ बना ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि पदार्थ स्वयं बनते हैं, ठीक। तो मतलब अगर कोई पदार्थ देखते हैं, उसकी संरचना देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो वो किन्हीं न किन्हीं पदार्थों, जो तत्व को छोड़कर शेष बाकी जो हैं किसी न किसी पदार्थ 2 या 2 से अधिक के साथ मिलकर बने होते हैं, ठीक। तो बने किससे होते हैं, तत्व से। तो H और हाइड्रोजन ये H2O को बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बात क्या है, इस नियम का मतलब क्या है कि जब भी कोई भी पदार्थ रहता है तो उसमें उपस्थित 2 या 2 से अधिक जो तत्व होते हैं जिनसे उनका निर्माण होता है, तो वो तत्व जो होते हैं उनका जो अनुपातिक, यानी किसका अनुपातिक, द्रव्यमान,
किसका? द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो सदैव क्या होता है? स्थिर होता है। मतलब जैसे ये पानी जो है अगर कुआं में पाया जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का अनुपात, या वह तालाब में पाया जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का अनुपात, अगर वह समुद्र में पाया जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव क्या होगा? एक जैसा होगा, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात इस जल को, यानी जल को हम कहीं भी किसी भी स्रोत से कैसे भी प्राप्त करें, उसका जो उसको जो बनाने वाले जो उसके अवयवी तत्व हैं, यानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसके द्रव्यमान का अनुपात कभी भी जो है बदलेगा नहीं। अब जैसे H2O का अनुपात अगर निकालते हैं तो H2O का अनुपात कितना होगा? ठीक, तो H2O है तो 2, ठीक, और इसका क्या होगा? अनुपाते 16। इसको हम काट देंगे तो क्या आएगा? 1:8। ठीक, तो ये अनुपात सदैव क्या होगा? निश्चित रहेगा किसी भी परिस्थिति में। ठीक, तो यही स्थिर अनुपात का नियम है कि हम किसी भी पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उनके जो अवयवी कणों के द्रव्यमान का अनुपात होता है वो सदैव स्थिर होता है। तो ये आपके रासायनिक संयोजन के नियम थे, जिसमें आपको पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया गया, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम बताया गया। दोनों नियमों को आप आसानी से रीड करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। शेष बाकी आपको अणु और परमाणु के बारे में नेक्स्ट क्लास में, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। ठीक, ओके, बाय।